को यहाँ से विजय चौक लिए चलते हैं। शिखा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिखा, कल संविधान के 75 वर्ष पूरे होने को लेकर चर्चा की शुरुआत हुई थी। राजनाथ सिंह ने पिछली सरकारों को जमकर घेरा और आज की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन आज। बिल्कुल महिमा, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे और कल भी संविधान पर चर्चा हुई थी जिसमें राजनाथ सिंह जिन्होंने विपक्ष को जमकर लताड़ा था। किस मुद्दे पर घेरा था? आपको बता दें कि संविधान, नेहरू, इंदिरा, तानाशाही, जातिगत, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर राजनाथ सिंह ने वार किया। वहीं सबसे बड़ी बात जो रही प्रियंका गांधी का भाषण, उनके वो मेन पॉइंट्स जो उन्होंने जमकर पलटवार भी किया है। तो आज देखना होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लगभग 4 बजे का वक्त होगा जब वो विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे। और उनसे पहले लेकिन राहुल गांधी बोलेंगे। हमारे साथ राहुल लाल हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे साथ हर्ष दहिया जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो उनके पास सबसे पहले जाएंगे। हर्ष जी, क्या कहेंगे? आज प्रधानमंत्री विपक्ष के आरोपों का जवाब देने वाले हैं। कल का जो मुख्य सबकी नजरें जिस पर रही थी वो प्रियंका गांधी के भाषण पर रही थी। देखिए, कल हमने प्रियंका गांधी जी का भाषण सुना। बड़ा ही प्रोपोगेंडा से भरा हुआ और बड़े ही फेक नैरेटिव से भरा हुआ वो भाषण था। आज पक्ष विपक्ष पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के भाषण का इंतजार कर रहा है। बट हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विपक्ष जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाना चाहता है। विपक्ष ने एक बड़ा ही अजीब सा मुद्दा पकड़ लिया है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। उन्हें लगा कि 2024 में जो थोड़ा बहुत बीजेपी को नुकसान हुआ, उनका फेक नैरेटिव काम किया जिससे बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, वो इसको खींच के बीजेपी को और नुकसान दे सकते हैं। लेकिन देश की जनता जाग चुकी है। देश की जनता को पता है कि ये कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने 80 अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन में। मोदी सरकार ने सिर्फ 8 अमेंडमेंट किए हैं, एसेंशियल अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में। और आप ये देखिए कि जो कांग्रेस सरकार 80 इन्होंने देखिए बताया 8 अमेंडमेंट में से पहला आपको याद दिला दूं, 2000 राजनाथ सिंह जी ने इमरजेंसी का भी जिक्र किया, इंदिरा गांधी का जिक्र किया, तानाशाही का जिक्र किया, उस पर क्या बोले? देखिए, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है आपने शिखा जी। राजनाथ सिंह जब इमरजेंसी का जिक्र कर रहे थे तो वो केवल 70 के दशक के 21 महीनों का जिक्र नहीं हो रहा था। वो लग रहा था कि 2014 से 2024 में जो घटनाओं में जो जीवन जी रहे हैं वो भी जीवंत हो रहा है। ड्रेस बहुत अच्छी है आज। थैंक यू सर। आपका सर कपड़ों पे आपका नजर बहुत कम जाते हैं, आज आपका नजर गया, धन्यवाद सर। सर कल बहुत अच्छा डिबेट हुआ और हमारे विपक्ष और ट्रेजरी बेंच से सबने अपने बात रखे हैं। थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं, आइडियोलॉजी, ओपिनियन होते हैं, मगर अपना बात रखा। और सर मैं भी कुछ तर्क के साथ अपने पार्टी की ओर से इस महान सदन में अपना बात रखना चाहता हूं। ओरिजिनली सर 389 मेंबर्स चुने गए थे संविधान सभा के लिए और बाद में जाकर के पार्टीशन के बाद मुस्लिम लीग के बाकी मेंबर्स सब विड्रॉ हो गए तो रह गए थे 299 मेंबर्स। और 299 मेंबर्स ने टोटल उसमें 15 महिलाएं और 8 मेजर कमिटियां और 13 माइनर कमिटियां गठन करके 2 साल 11 महीने 18 दिन कुल मिलाकर के 11 सेशंस और 165 दिन काम करके ये महान संविधान का रचना हुई। इसमें संविधान का रचना करते समय हम लोग को ये भी रखना चाहिए कि कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसा प्रतीक जिसका संविधान में, संविधान के किताब में और बाद में हमारा देश का चिन्ह में उभर के सबके सामने में आए हैं। मैं सबसे पहले तो हमारा देश का महान जो इतिहास है उसके बारे में सिर्फ इसी चीज का जिक्र करना चाहता हूं। दुनिया का सबसे महान सम्राट में से एक अशोक सम्राट के जो अशोक स्तंभ है उस पे आधारित जो सारनाथ में बनी है, जो ओरिजिनली सारनाथ में था, बाद में जाकर के उसको सांची के स्तूपा कहा जाता है मध्य प्रदेश में। वहां अभी भी जाके देख के आ सकते हैं। मैं आज से 6 दिन पहले सांची खुद जाकर के दर्शन करके आए हैं। और जो हमारा तिरंगा झंडा में 3 कलर है, सबको मालूम है। बीच में सफेद कलर के बीच में
जो धर्म चक्र है, हमारा जो धर्म चक्र का नीला रंग होने का कारण, वो भी हमको सबको मालूम है, मैं फिर भी जिक्र कर रहा हूं, उसको व्हील ऑफ लॉ, विधि का चक्र कहा जाता है, क्योंकि नीला रंग दर्शाता है आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय ध्वज के सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र स्थित होता है। वही उसमें बनी जो 24 तीलियां बनी है, वो है मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। ये सिंबल, क्योंकि हम इस महान देश का संविधान के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं, तो उस संविधान का प्रेरणा कहाँ से मिला, वो भी हमको नहीं भूलना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक, जब लोकतंत्र के बारे में बात करते करते उन्होंने कई बातें कही। एक कोट मैं आपके सामने में पेश करना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा था, द इंस्टीट्यूशन where there are many rules for motions, resolutions, quorum, voting and counting of votes, Lord Buddha got this inspiration from the political systems of that time. उन्होंने मॉन्क का यूनियन को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से कंपेयर किया। और सर, बाबा साहब ने जब अपना संविधान का रचना का ड्राफ्ट करने का शुरू किया, उसमें कई कोट्स है। मैं कुछ देर में कुछ कोट्स को आपके सामने में पेश करना चाहूँगा। फिलहाल सर, कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट, जिस स्पिरिट से हम आज तक 75 वर्ष पूरा हो गए हैं, उसमें लिखा हुआ जो शब्द होते हैं, उसके अलावा संविधान का जो स्पिरिट है, उसको भी हमने कैसे मानते हुए आगे चलने का काम किया है। मैं फक्र महसूस करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी का जब कार्यकाल शुरू हुआ, उसने संविधान को उसी स्पिरिट को मानते हुए अपना सरकार का मंत्र को इस देश का सामने में रखा, और वो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस चीज को लेकर के हम सब भी फक्र महसूस करते हैं कि संविधान के स्पिरिट के अनुसार ही 75 वर्ष पूरा होने पर संविधान का एडॉप्शन को इस वक्त हमारा देश का राष्ट्रपति एक महिला और एक आदिवासी है, जिसको इस देश का महामहिम राष्ट्रपति का पद पर आसीन होने का मौका मिला है। मैं जब बाबा साहब अंबेडकर को कोट करता हूं, तो मैं ये मानता हूं कि ये मैं एक अधिकार के रूप में कोट नहीं कर रहा हूं, मैं दायित्व के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। क्योंकि अगर बाबा साहब अंबेडकर का वो स्पिरिट संविधान में नहीं होते, तो मैं भी आज इस महान सदन में कभी भी नहीं होते। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आया हूं, मैंने एरोप्लेन पहले देखा है, गाड़ी बाद में देखा है, क्योंकि मैं सांसद बनने के बाद ही गाड़ी का रास्ता बनाना शुरू हुआ। हमारा प्रदेश में कई गांव में 7-7, 8-8 दिन हम लोग पैदल चलते थे। और जब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उस जगह में बैठने का मौका दिया जिस पद पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बैठे थे, जब मैं इस देश का कानून मंत्री बना, मैंने सबसे पहले उस कानून मंत्री के पद में बैठने से पहले ये समझने का कोशिश किया कि बाबा साहब अंबेडकर क्या चाहते थे, क्या क्या चीज और उसके सोच मन में था जो नहीं कर पाए, और उसने अपना कार्य पूरा करने से पहले क्या क्या चीज उन्होंने आरंभ किया। वो सुबह मैं कानून मंत्री के पद पर जाने से पहले सबसे पहले मेरा मन में यह आया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश का पहला कानून मंत्री तो बना, लेकिन उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसका चर्चा लोगों के सामने में अक्सर नहीं होते हैं। जब कोई इंसान किसी पद से इस्तीफा देते हैं, उसका बड़ा कारण होता है, वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे, जिन्होंने महान संविधान का रचना किया। इसको हम आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। और इतने कम समय में
कानून मंत्री के पद से क्यों इस्तीफा दिया। तो मैंने ढूंढ करके वो पत्र जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पंडित नेहरू जी को लिखा, जो प्रधानमंत्री थे, उस पत्र को मैंने पढ़ा है। अब मैं पत्र को, लंबा पत्र है, पूरा जिक्र नहीं करना चाहूंगा, और उसके पत्र में 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट्स है, वो भी मैं कुछ देर में मैं जिक्र करूंगा।